हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए टॉपिक मेनिया में एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि जेईई मेन वाले का वेरी फेवरेट टॉपिक माना जा रहा है। आपको पता ही है कि हम लोगों ने एनालिसिस दिया था हर एक सब्जेक्ट का कि हर एक चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ताकि आपको ये अंदाजा मिल सके अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में कि हमको किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना। आपको ये भी देखने को मिलेगा टॉपिक का रिपीटेशन लगातार हुआ है। ठीक है, पीवाईक्यूज पे आप जरूर ध्यान दें। पीवाईक्यूज के बेसिस पे भी बहुत सारे सवाल आए हैं, उसमें हल्का फुल्का चेंज करके, मतलब बेसिस उन्हीं पीवाईक्यूज को बनाया गया है, हल्का फुल्का चेंज करके। तो आप पीवाईक्यू भी बनाइए ताकि आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट हो वो दमदार, शानदार और जबरदस्त हो। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। वो टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। बहुत जगह पे इसको स्प्लिटिंग एनर्जी के भी फॉर्म में लिखा जाता है, तो दोनों का मतलब लगभग वही है। ठीक है, तो होता क्या है, आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में दो तीन तरह के सवाल फंसते हैं। एक सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से फंसता है। तो बोलेंगे सर एक बात बताइए, ये सीएफएससी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रोल आता है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G और EG के फॉर्म में किया जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G और EG के फॉर्म में किया जाता है। अगर मैं वेकेंट डी ऑर्बिटल का बात करूं तो आपको पता है कि इस डी सबशेल में डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं और इन ऑर्बिटल्स को क्या कहा जाता है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। क्या आपको ये बात पता है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या होता है? फिक्स्ड होता है। लेकिन जब लिगेंड इसको अप्रोच करता है और इनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन से जब रिपल्शन खाता है, तो ये जो डी के डीजेनरेट ऑर्बिटल है, इसका डीजेनरेसी लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है और ये दो पार्ट में टूट जाता है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं टेट्राहेड्रल से, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से। ठीक है, कौन से स्ट्रक्चर से? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है जिसका, उससे स्टार्ट कर रहा हूं। तो यहां पर जो आपको देखने को मिलता है कि ये टूट जाता है और कुछ ऑर्बिटल्स का एनर्जी कम हो जाता है और कुछ ऑर्बिटल्स का एनर्जी ज्यादा हो जाता है डियर। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये 5 ऑर्बिटल है, ये कौन कौन से हैं? तो ये है आपका एक dxy है, एक dyz है, एक dzx है, एक dx स्क्वायर y स्क्वायर है और एक dz स्क्वायर है। ठीक, तो इसमें ये जो तीन हैं, ये तीनों के तीन कैसे हैं? नॉन एक्सियल है। ये कैसे हैं? नॉन एक्सियल है। इनको हम लोग T2G के नाम से जानते हैं। और ये दोनों क्या हैं? एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, इनको EG के नाम से जानते हैं। अब सवाल क्या होता है कि जब लिगेंड इनको अप्रोच करता है तो अप्रोच किस डायरेक्शन से करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो टेट्राहेड्रल में आपको पता होना चाहिए कि ये क्यूब है, तो टेट्राहेड्रल में यहां पर जो अप्रोचिंग होगा वो कहां से होगा? वो बिटवीन द एक्सिस होगा। ये बॉडी डायगोनल से अप्रोच लेता है, ये बॉडी डायगोनल से अप्रोच लेता है। क्लियर है क्या? ये बात आ रही है क्या? बात समझ में? ये बात आ रही है कि नहीं आ रही है समझ में? ठीक है, ये बात आ रही है कि नहीं आ रही है समझ में आपको? ये बॉडी डायगोनल से अप्रोच लेता है। ठीक, अब बॉडी डायगोनल से अप्रोच लेने के कारण एक बात तो समझ में आ गया, तो लिगेंड का अप्रोच कैसा होगा? लिगेंड अप्रोचेस द सेंट्रल एटम, ligand approaches the central atom between the axis, between the axis ligand approach करता है। अब between the axis जब इसके ligand approach करेंगे तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसको होगा? जो between the axis है, कौन से? नॉन एक्सियल वाले को। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन फेस करेगा? नॉन एक्सियल वाला। और जो रिपल्शन ज्यादा फेस करता है उसमें एनर्जी अपने आप आ जाती है। आपसे कोई लड़ेगा, आप में एनर्जी भरपूर देखने को मिलेगी। तो T2G कहां चला जाएगा? ऊपर। और EG कहां जाएगा? नीचे। तो यहां हो जाएगा dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा dxy dyz और dzx। ठीक, इनके बीच का ये जो एनर्जी है इसको कहा जाता है बैरी सेंटर। ये क्या है? आप बैरी सेंटर को समझ सकते हैं कि एक रेफरेंस है जिनके बेसिस पर आप एनर्जी को दें। इसके बीच का ये जो गैप है इसी को CFSC कहा जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। एक्चुअली में ये टॉपिक है आपका CFT का, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का।
ठीक है, मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, मैं क्वेश्चन अप्रोचिंग कॉन्सेप्ट पर आपसे बात कर रहा हूं कि क्वेश्चन कहां कहां से फंसते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो, आपने स्प्लिटिंग सीख लिया, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल फिल इन लोअर एनर्जी लेवल देन इन हायर। सेम रूल चलेगा, एक एक करके भरोगे, पहले 1 1 2 3 4, फिर पेयरिंग होगा। ठीक, अच्छा, पेयरिंग विल फर्स्ट टेक्स प्लेस व्हेन SFL इज प्रेजेंट। पेयरिंग विल टेक्स प्लेस व्हेन SFL इज प्रेजेंट। ठीक, अच्छा, मैं तुमको बोल दिया D6 है, एक बार वीक फील्ड लिगेंड में सजाओ, और D6 है, एक बार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में बताना क्या होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक मेनिया में सिखा दिया था, कैसे पहचान लोगे कौन सा SFL और कौन सा WFL है। आपने पहचान लिया, आपको मैंने जब बोला SFL के बेसिस पर से तुम क्या करोगे, पहले 1 डालोगे, फिर 1 डालोगे, फिर इधर पेयरिंग कराओगे, फिर इधर पेयरिंग कराओगे, फिर ऊपर जाओगे। तो जब ऊपर जाओगे तो पेयरिंग नहीं कराएंगे, ऊपर जाएंगे तो एक एक भरेंगे। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल क्या है, सेम है, इवन आफ्टर स्प्लिटिंग। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, बोलो, Eg4 T2G2। वहीं अगर मैं WFL का अगर मैं बात करता तो क्या करता, WFL में क्या होता, नीचे में Eg में जाता पहले 1 1, T2G में जाता 2 3 4, और यहां हो जाता 5। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता, Eg3 T2G3। तो इस तरीका से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो मेनली आपको स्प्लिटिंग समझ में आ जाए तो काम हो जाएगा। अब इसी में सवाल क्या बन सकता है, और मजेदार सवाल क्या बन सकता है, यहां पर एक और सवाल है जो फेवरेट है, वो है मैग्नेटिक मूवमेंट का। क्या चीज का, मैं यहां पर लिखता हूं मैग्नेटिक मूवमेंट का। अब मैग्नेटिक मूवमेंट आपको पता है क्या होता है, √N/N+2 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक, एक सवाल आता है मैग्नेटिक नेचर का, एक सवाल आता है मैग्नेटिक नेचर का कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहा है तो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो नेचर कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो N क्या है आपका, N आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही है। N आपका क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में मैं देखूं तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, 2। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, √2 × 2+2। इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना नजर आ रहा है, 1 और 3 4। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 × 4+2। तो इस तरीके से सवाल आते हैं। अब नेक्स्ट केसेस में मैं आपको बताऊंगा, बस खाली स्प्लिटिंग बता दूंगा, बाकी आप कॉन्फ़िगरेशन समझ गए, SFL के प्रेजेंस में कैसे करना, WFL के प्रेजेंस में कैसे करना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऑक्टाहेड्रल का, तो ऑक्टाहेड्रल में भी आपके पास ये 5 होंगे, 1 2 3 4 5। अगेन यहां पर स्प्लिटिंग होगी, तो अब नीचे कौन आएगा, अब नीचे आएगा T2G और ऊपर जाएगा Eg। कारण समझना बात को। अच्छा, अगर मैं इसका स्प्लिटिंग पूछूं ये कितना है, तो आप क्या बोलोगे, -3/5 डेल्टा टी, ये +2/5 डेल्टा टी। ठीक है, -3/5 डेल्टा टी और ये हो जाएगा +2/5 डेल्टा टी। उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, -2/5 डेल्टा ओ और ये +3/5 डेल्टा ओ। इनके बीच का एनर्जी गैप कितना हो जाएगा, डेल्टा ओ का हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्यों ऐसा हुआ? ऑक्टाहेड्रल में अप्रोचिंग जो होता है, ऑक्टाहेड्रल में जो अप्रोचिंग होता है अलोंग द एक्सिस होता है। अप्रोचिंग कैसा होता है ऑक्टाहेड्रल के केस में, ऑक्टाहेड्रल के केस में अप्रोचिंग कैसा होता है, अप्रोचेस अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस में अप्रोच होगा। ठीक है, अलोंग द एक्सिस में अप्रोच होगा ऑक्टाहेड्रल के केस में। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं। यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं। अब मेरी बात को सुन लो, ठीक है। तो यहां पर आपको फिर वही बात पूछेगा कि बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मैग्नेटिक मूवमेंट।
और अगर नहीं भी पूछ रहा है ना मैग्नेटिक मोमेंट, आपको खाली कॉम्प्लेक्स बना के दे दिया, अगर सवाल में कॉम्प्लेक्स बना के दे दिया, तो भी मैग्नेटिक मोमेंट आप सीएफटी के बेसिस पे ही निकालिएगा। मैग्नेटिक मोमेंट सीएफटी के बेसिस पर ही निकालना है, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड इस थ्योरी के बेसिस पर ही आपको मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर की अगर मैं स्क्वायर प्लेनर का बात करूं तो यहां पर ये एक्स वाई एक्सिस के अलोंग में अप्रोच करता है। एक्स वाई एक्सिस, ये अगर आपका एक्स एक्सिस है तो ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। तो यहां पर अप्रोच ऑफ द लिगेंड क्या हो जाएगा? अप्रोच ऑफ द लिगेंड क्या हो जाएगा? अप्रोच ऑफ द लिगेंड अलोंग एक्स वाई एक्सिस, अलोंग ऑल दी एक्सिस नहीं है क्योंकि यहां जेड एक्सिस भी आता है। तो अलोंग एक्स वाई एक्सिस कहने का मतलब आपका प्लेन भी एक्स वाई हो। तो यहां पर जो स्प्लिटिंग होगा उसमें सबसे नीचे कौन आएगा बोलो, और सबसे ऊपर कौन जाएगा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर उससे नीचे कौन आएगा? डी एक्स वाई, क्योंकि सबसे ज्यादा रिपल्शन एक्स वाई प्लेन में होगा और उसमें भी अलोंग दी एक्सिस में सबसे ज्यादा। फिर आपका कौन आएगा? डी जेड स्क्वायर। फिर आपका कौन आएगा? डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। और यहां से यहां तक लेकर के इसको कहा जाता है डेल्टा एस। क्लियर? एंड दिस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 1.43 डेल्टा ओ। सिमिलरली अगर मैं डेल्टा और डेल्टा टी का रिलेशन बताऊं तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4/9 ऑफ डेल्टा, ठीक है। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा ओ। ये रिलेशंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्क्वायर प्लेनर। अगेन सेम मेथड पे आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और मैग्नेटिक मोमेंट को चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सीएफएससी देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप हम लोग लगाएंगे, सबसे पहले जिस चीज को देखते हैं वो देखते हैं कि स्क्वायर प्लेनर का सबसे ज्यादा, देन ऑक्टाहेड्रल, एंड देन टेट्राहेड्रल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीएफएससी होता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये जो मैं ऑर्डर बता रहा हूँ ये सीएफएससी का बता रहा हूँ, और सीएफएससी का जो ऑर्डर है उसी को आप स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स में भी लगा सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो सीएफएससी का मैं ये स्टेप्स लिख रहा हूँ। ये स्टेप्स किनके बारे में लिख रहा हूँ? सीएफएससी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या स्टेबलाइजिंग एनर्जी का ऑर्डर आप कैसे पता करोगे। दूसरा, अगर आपको ये इसके बारे में पता चल गया तो एसएफएल में सीएफएससी ज्यादा होगा, सीएफएससी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डब्ल्यूएफएल। डब्ल्यूएफएल के मुकाबले एसएफएल में क्या होगा बेटा? सीएफएससी ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? तो ठीक है, आपको ये बातें समझ में आ गई। दूसरा, तीसरा, सेंट्रल मेटल पे, सेंट्रल मेटल एटम पे, सेंट्रल मेटल एटम का साइज जितना ज्यादा होगा एटम का साइज जितना ज्यादा, सीएफएससी भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे चार्ज। चार्ज सीएफएससी का जितना, चार्ज ऑन दी सेंट्रल मेटल एटम जितना ज्यादा होगा, चार्ज बोल लो चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट बोल लो, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा सीएफएससी भी होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसपे आप सीएफएससी का ऑर्डर सजा सकते हैं। इस पे भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं बहुत बार। स्टेबलाइजिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स इस पे पूछ लेता तो सीएफएससी का ऑर्डर जो सजाएंगे वही आप स्टेबलाइजिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं डियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए सवाल देखते हैं कि इस बार कैसे कैसे सवाल पूछे गए। सबसे पहला, एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पे फेमस सवाल है, बहुत सारे शिफ्ट्स में आया है तो इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका mn का क्या हो जाएगा? +2,
तो इसका कन्फिग्रेशन क्या होता है 3d5 4s2, ये mn का कन्फिग्रेशन होता है। mn के ऊपर आ रहा +2, तो +2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3d5 हो जाएगा। ये 6 है तो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया ऑक्टाहेड्रल। इसको देख करके नहीं बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर ही 6 आएगा, डेंसिटी 1 है, नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, तो आंसर 6 आ जाएगा। तो ऑक्टाहेड्रल है। अब ऑक्टाहेड्रल है तो तुमको पता है कि स्प्लिटिंग कैसे होगा। ऑक्टाहेड्रल है तो स्प्लिटिंग आपको पता है ना कैसे होगा। ऑक्टाहेड्रल है तो स्प्लिटिंग कैसे होगा, क्लियर सी बात है कि ऑक्टाहेड्रल में रिपल्शन सबसे ज्यादा कौन फेस करता है, dx² y² एंड dz²। यहां पर क्या हो जाएगा dxy tyz एंड dzx। ठीक, अब आपके पास d5 है तो आप इसको कैसे भरेंगे, क्या ये SFL है, नहीं ये WFL है, x है हेलोजन। तो आप पहले 1 1 1 2 3 4 5, तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 5, तो हो जाएगा 5 × 5 + 2 √35, ये 5.96 के अप्रॉक्स में आएगा। तो आपको बोला नियरेस्ट इंटीजर, तो नियरेस्ट इंटीजर इसका क्या हो जाएगा 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 बोर मैग्नीट्यूड। क्लियर है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मैक्सिमम स्टेबलाइजिंग ड्यू टू द क्रिस्टल फील्ड, मतलब CFSC के बारे में बात करा, किसका CFSC ज्यादा होगा। सबसे पहले आप क्या देखोगे, कौन सा स्क्वायर प्लेनर है, तो बोलेंगे सर ये 4 है, ये 6 है, तो इन तीनों को तो ऐसे ही हटा दो। अब 4 में फंस जाएंगे कि सर स्क्वायर प्लेनर है कि टेट्राहेड्रल है, डायरेक्ट मत हटा देना क्योंकि टेट्राहेड्रल का ऑक्टाहेड्रल से भी कम होता है। तो स्क्वायर प्लेनर है कि नहीं कैसे पता चलेगा, SFL है क्या ये, तो बोलेंगे हाँ। कैसे पता चला, अरे सर हमको तो सिनॉक्स याद था, तो सिनॉक्स है तो SFL है, SFL है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, डेंसिटी NH3 का क्या होता है 1, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 4, आंसर आ जाएगा 4। तो दिस विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर, इसलिए सबसे ज्यादा किसका होने वाला है, इस ऑप्शन डी का। क्लियर है क्या। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे इस टॉपिक पे मिलेंगे, हमेशा पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। हाँ एक टॉपिक और है आइसोमेरिज्म, उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मेनिया में लेकर के आएंगे ताकि आपको आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त तरीके से तैयारी करते रहे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, पुराने हो चाहे नए शेयर करना भी मत भूलना, और लाइक तो दबा के करना ही है। धन्यवाद।